उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। ये प्रधानमंत्री जी ने चाय में बुला के लोगों को आल पार्टी मीटिंग करके उल्लू बनाया। अभी 5-6 दिन पहले हमारे देश में जो चीन को लेके सब चल रहा था, तो उस पे राहुल गांधी जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने सरकार से कुछ प्रश्न पूछे थे। फिर अचानक एक दिन 20 सैनिकों के मरने की खबर आई थी। उसके बाद जब वो प्रश्न और बढ़े तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि आप कुछ छुपा रहे हैं, तो वो क्या है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग रखी, सारी पार्टी, आल पार्टी मीटिंग जिसको बोला जाता है, वो रखी। और रखने के बाद मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया, और शायद मीटिंग में भी यही बात हुई होगी कि हमारे देश की 1 इंच जगह भी किसी की नहीं कब्जाई हुई है, कोई चौकी नहीं कब्जाई हुई है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, ऑल इज वेल, हमारी सेना मजबूत है, ये वो वाह वाह वाह। उसके बाद मुझे एक सपना आया। यही चल रहा है, राहुल गांधी ऐसे करके पूछ रहे हैं, फिर मोदी जी ये मीटिंग बुला रहे हैं। मीटिंग बुलाने के बाद फिर राहुल जी ने पूछी कि तुमने मीटिंग बुलाई और तुमने कुछ बताया नहीं, तो और मीटिंग में भी बुलाया, तुमने हमें ये बता दिया। तो मोदी जी एक गाना गा रहे हैं, मुझे वो गाना सपने में दिखा। वो गाना था, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। ये प्रधानमंत्री जी ने चाय में बुला के लोगों को आल पार्टी मीटिंग करके उल्लू बनाया। ये इतनी सी बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, आओ बुलाओ, तुम्हें चाय पिलवाते हैं, आल पार्टी मीटिंग। कितनों को उल्लू बनाओगे तुम? मुझे समझ में नहीं आता कि ये देश जा कहाँ रहा है, ये देश पहुंच कहाँ रहा है। छोटी छोटी कई बातें हैं जिस पे मुद्दे उठाता रहता हूं और देशद्रोही कहलाता रहता हूं। तो पहले एक मुद्दा था, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो राजनाथ सिंह ने ये क्यों कहा था कि हमारी चीन ने जगह हथिया ली है, और फिर बातचीत हुई है 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए। वो 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए, हम भी अपने 2-2.5 किलोमीटर पीछे आ गए, ऐसी एक सूचना आई थी। और ये कहा गया था कि ये सब तय हुआ है, हमारे जो सेना अध्यक्ष मीटिंगें कर रहे हैं उनमें तय हुआ है, उसके बाद ये सब हुआ। चलो ये बात समझ में आती है, इसमें झूठ नहीं लगता। फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग होती कि अभी पूरा पीछे नहीं है, फिंगर 4 पे वो टिके हुए हैं, फिंगर 1 तक हमारा है और उन्हें 4 पहाड़ी और पीछे जाना चाहिए। उसके बाद सूचना आती है कि वो लोग पीछे अभी नहीं गए और हमारे सैनिकों को वहां भेजा गया था देखने के लिए, वहां झड़प हो गई और उसमें पहले सूचना आती है 3 लोग मर गए, फिर शाम को आती है 20 मर गए। उसके बाद सूचना नहीं आती है कि हमारे 10 सैनिक गायब हैं, 10 सैनिक गायब हैं। और फिर उसके बाद सूचना आती है 10 सैनिक हमारे जो हैं वो चीन ने कैद किए थे, वो लौटाल दिए हैं। गजब, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ऑल इज वेल। उसके बाद पार्टी मीटिंग होती है फोकट में, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया। और पार्टी मीटिंग के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री आके कह देते हैं कि कोई दिक्कत थी ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो राजनाथ सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, रक्षा मिनिस्टर। उसके अलावा सारे ही जो और मीडिया चैनल्स और ये सब जो बोल रहे थे, ये सब झूठ बोल रहे थे। ये पूरा हमारे देश में झूठ का कारोबार चल रहा है, बहुत बड़ी। जैसे कहते हैं पहले एक समय हमारे देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, फिर एक ईमानदार मोदी आ गया, उसी तरीके से सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ एक मोदी सच बोलता है और कोई सच नहीं बोलता, सिर्फ एक मोदी आता है सच बोल देता है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि हम ये सब नहीं हुआ। जैसे ये कहते हैं उसके अगले दिन से सुबह चीन अपने स्टेटमेंट जारी करने लगता है कि देखो हमने कहा था कि ये लोग हमारे में घुसे थे, हम नहीं घुसे थे, और ये लोग हमारे में घुसे थे, इसीलिए हमने इनको कैद भी किया था और इसीलिए इनको मारा भी, जो भी इनके मरे सैनिक। ठीक है भाई, अब चीन जब ये कह देता है तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? अगर सच बोल रहे हैं
तो भी, झूठ बोल रहे हैं तो भी मोदी जी ने बहुत बड़ा नुकसान किया। अगर मोदी जी ये झूठ बोल रहे हैं कि ये सेना और सब जो है सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी ने कब्जे आया नहीं, तो एक तरफ ये उन सैनिकों का अपमान कर रहे हैं जो मरे, जो वहाँ पे इतना फोर्स लगी हुई है उसको मोरल डाउन कर रहे हैं, और तीसरा ये झूठ बोल के विदेश नीति के तहत कि और दुनिया के सामने चीन कह सके कि भारत इस तरीके से कब्जे करता है, उसमें भारत का मनोबल गिरा रहे हैं, क्योंकि भारत का आज तक का इतिहास रहा है कि भारत ने अपने तरीके से किसी की भूमि नहीं कब्जे आई। अभी चीन के अलावा नेपाल ने भी ये बना दिया कि हमारा ये नक्शा है, और फिर भारत वहाँ पे भी कब्जा कर रहा है, वो भी मान्य होगा। तो कहीं ना कहीं मोदी का झूठ बोलना ये बहुत बड़ा गड़बड़ है इस समय की परिस्थितियों के लिए। दूसरी चीज, अगर मोदी जी सच बोल रहे हैं, तो बाकी मोदी जी तुम्हारी क्या नीयत है कि वहाँ पे हम जमीन हड़प के या थोड़ा जमीन पे कब्जा करके अब उनके देश के लोगों को परेशान करने के लिए अपने 20 सैनिक मरवा दें? क्या कर रहे हैं? तीसरी चीज एक और हो सकती है। तीसरी चीज इसकी जिसकी बातें चलेंगी अभी हवा में कि ये एक षड्यंत्र था, ये एक तरीका था, मोदी जी थोड़ा सा उनका ध्यान डाइवर्ट कर रहे थे और बाद में हम उन पे अटैक कर लिए तैयार थे। अगर ये तीसरी चीज भी है तो भी हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि भविष्य में इस बात को लेके दुनिया के सभी मुल्क कह सकें कि इनकी किसी बात का भरोसा नहीं है, इनकी किसी भी बात का भरोसा नहीं। ये सब बातें गड़बड़। अब आ जाते हैं कि चीन के सामान का विरोध। मुझे तो सारी साजिश और जो सब मोदी जी का ये कहना है इसके पीछे स्पष्ट ये बात लगती है कि जैसे ही चीन के सामान की और इस सब बातों का विरोध हुआ और थोड़ा सा इन्होंने अपना दबाव बनाने के लिए, सरकारी डिपार्टमेंट्स 2 हैं, उन्होंने चीन के टेंडर कैंसिल किए। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रेशर व्यापारियों का इन पे पड़ा होगा। थोड़ा समझ लीजिए इस चीज को। पहला, चीन के 2 टेंडर कैंसिल किए गए। पहला, दिल्ली से और मेरठ तक का जो एनसीआरडी का जो चल रहा था वो कैंसिल किया गया। अब इसमें थोड़ा टेक्निकल पेंच है। सच बात तो यह है कि उस ठेके पे इस समय चीन को 15,000 वर्कर्स की जरूरत थी, जो वर्कर्स ऑलरेडी उनके जा चुके हैं। अब यहाँ काम के लिए वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं और चीन का टेंडर वो इस समय खतरे में पड़ गया और बहुत नुकसान में जाने वाला है। ऐसी कंडीशन में टेंडर कैंसिल करने का मतलब है कि लेन देन बराबरी का हो जाएगा और किसी को कोई घाटा नहीं। तो ये आपने चीन का फायदा किया है, नुकसान किया, ये तो आप ही समझिए। दूसरा, आपका BSNL जो है उसके डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि 4G के कोई भी किसी भी तरीके का उपकरण 4G का चीन से अब नहीं लिया जाएगा। पहली बात तो भाई साहब नहीं लगेगा, इसको मैं बोलता हूँ BSNL भाई साहब नहीं लगेगा। पुरानी एक कहावत है कि इसका फोन ही नहीं लगता। अब तो फिलहाल किसी के पास है नहीं। मेरा इस समय 10 यहाँ 8 10 12 15 लोग जो भी हैं उनमें किसी के पास BSNL नहीं। और मैं समझता हूँ इसमें से आप जितने सुन रहे हो अगर किसी के पास BSNL हो तो थोड़ा सा लिख दें, 1-2 लोगों के पास शायद BSNL हो। तो BSNL किसी के पास है नहीं और 4G का लगभग जितने उपकरण लगने थे लग गए। अब तो 5G का मामला आ रहा है, तो 4G तक बैन है, 5G के उपकरण उसे लिए जा सकते हैं। हमारे देश में बहुत सी ऐसे हालात हैं जो बिल्कुल इस समय कचरे के डिब्बे में पड़े हुए हैं, जिन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ और सिर्फ पूरे देश को ऐसे चलाया जा रहा है जैसे न्यूज़ चैनल चलते हैं। जो मर्जी आए न्यूज़ छाप दो, जो मर्जी आए दिखा दो, जो मर्जी आए बता दो। उसी तरीके से इस समय हमारा देश चल रहा है। हमारे देश में इस समय इतने डिपार्टमेंट्स और इतनी चीज़ें बेची जा चुकी हैं सरकार द्वारा आत्मनिर्भर होने के लिए, जिसकी कोई लिस्ट बनाने बैठे तो मुश्किल हो जाए। आप सब बताइएगा क्या क्या बेची गई, नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं क्या क्या बेचा गया, तो वो थोड़ा बताइएगा। तो ये जो सारी स्थितियां पैदा की हैं मोदी जी ने, मोदी जी इतना झूठ बोलने की क्या ज़रूरत। हाँ, आपके साथ कोई शायद पार्टी मीटिंग में ऐसा नहीं होती पार्टी जो मना कर देती। ये मॉरल रूप से भी कोई पार्टी मना नहीं कर सकती, सब जगह विरोध कर सकते हैं, लेकिन
एक जगह विरोध नहीं कर सकते जब किसी देश से युद्ध होता है। ये मॉरल बात है, ये मैं भी मना नहीं करूंगा। चीन से युद्ध होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो लड़ने के लिए मैं भी तैयार हूं। लेकिन इस स्थिति में आप जब झूठ बोलेंगे तो हम आपके लिए लड़ने का मोरल कहां से लाएंगे? आप हमारा भी मोरल तोड़ते हैं। आप उन सारे व्यापारियों का मोरल तोड़ते हैं जिन्होंने अपने टीवी और फोन तोड़ के विरोध दर्शाना शुरू किया। आप उन सारों का मोरल तोड़ते हैं। आप क्यों झूठ बोलते हैं? और अगर आप झूठ नहीं बोल रहे तो इतने सारे मीडिया चैनल इतने दिनों से झूठ बोल रहे थे? क्या कोई सरकारी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो इन मीडिया चैनल्स पे इस बात की निगाह रखता हो कि ये लोग फेक न्यूज, गलत न्यूज दिखा के पब्लिक को ना बरगलाएं? और यदि कोई ऐसा आपका डिपार्टमेंट है तो इतने दिन जो इन लोगों ने फेक न्यूज चलाई है, आप उसके प्रति कुछ करेंगे? अपने प्रति तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये तो पक्का है। इन लोगों ने फेक न्यूज चलाई, आप तो बिल्कुल सही हैं। आप तो हरिश्चंद्र की छठी औलाद है जो उनको उनकी मां का नाम भी नहीं पता। मैं तो इस तरीके से बोलूंगा। लेकिन आप जो हैं, कम से कम जो झूठे हैं उनके लिए कुछ करेंगे? आप मुझे झूठा सिद्ध कर दीजिए कि मैं भी झूठ बोल रहा हूं। आप एक तरफ कहते हैं कि हमने सैनिकों को वहां भेजा देखने, सैनिकों के पास हथियार थे लेकिन सैनिक चला नहीं सकते क्योंकि पुरानी संधियां की गई थी, और ये संधियां की थी कांग्रेस के राज्य में, कांग्रेस ने। ओके, आई विल मान लिया, आपकी सब बातें ठीक हैं। क्या कांग्रेस के काल में जितनी भी संधियां की गई, जितने भी नियम निर्धारित किए गए, जितने भी जो कुछ किया गया, आप सबसे राजी हैं? आर यू एग्री? कोई बदलेंगे तो नहीं बोलेंगे आप कुछ। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के राज्य में ये संधियां कर दी गई। आपने क्या किया? आपने स्पष्ट कहा था हम लोगों से कि हमने फौज को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे रखी है। ये कौन सी स्वतंत्रता दे रखी है जिसके तहत आपने ऐसा कहा होगा कि गोलियां मत चलाना, बाकी पूरी स्वतंत्रता है, सिर्फ गोलियां मत चलाना? मोदी जी, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप बिहार में भी रेजिमेंट के नाम की राजनीतियां कर रहे हैं। हमें तो शक है कहीं पुलवामा की तरह ये भी वो जो सब बेवकूफ़ियाँ जो हुई थी, जो हमारे 40 सैनिक वहाँ पे मारे गए थे, ये सब भी तो आपने तमाशेबाजी नहीं खड़ी कर दी। आप सिर्फ राजनीति करते रहते हैं। और मोटा भाई तभी दिखता है जिस समय उसको कुछ अच्छी न्यूज़ सुनानी होती है, जब बुरी न्यूज़ सुनानी होती है आप सामने आते हो। मोटा भाई कहाँ है? मोटा भाई कहीं नहीं। ये सारी बातें बहुत बहुत ज़्यादा संदेह पैदा करती हैं हम इस समय जिस देश में रहते हैं उन सब व्यवस्थाओं के ऊपर। और आप सुबह आज आके मजदूरों के लिए एक योजनाएं लेके आ जाते हैं। आप सुबह आ जाते हैं मजदूरों के लिए 50,000 करोड़ की योजनाएं लेके आए हैं, जो मजदूर अपने घरों में वापस गए। पहले तो किसी की नौकरी छीनो, फिर पैसे दे दो। राजनीति इसी को तो कहते हैं ना। मैंने सुना था एक बार कोई एक वीडियो दिखाया था, उसने कहा था कि एक बहुत पढ़ा लिखा एक लड़का उनके पास गया, एक नेता के पास, और कहने लगा हम आपको ऐसी चीज़ें बता सकते हैं, ऐसी योजनाएं बता सकते हैं कि आप जो हैं बिजली 24 घंटे आए, सड़कें अच्छी हो जाएं, सब व्यवस्था अच्छी हो जाए। नेता ने कहा आप फाइल मत दिखाइए, हम ये सब पहले से जानते हैं। लेकिन हम क्या करें? राजनीति का अर्थ यही है, पहले लोगों को बिजली दो, फिर बिजली छीन लो, फिर बिजली 5 घंटे कम दो, फिर उसके लिए वो आंदोलन करेंगे, फिर बिजली दे दो। उनको एक रोड दो, फिर रोड तोड़ दो, फिर रोड टूटी रोड के लिए आंदोलन करेंगे, फिर रोड सही करा दो, फिर वो चुप हो जाएंगे। फिर उनको पानी की थोड़ी दिक्कत दो, उनको पानी बिजली सड़क इसमें ही उलझाए रखो, पानी बिजली सड़क इसमें उलझाए रखो। ये राजनीति चलती रहती। और हम बात करते हैं चीन से मुकाबला करने की, चीन के बराबरी आने की। तो ऐसे राजनीतिक जिस देश में सोच रखते हो, जो कि बिजली पानी के लिए, रोजगार के लिए, भोजन के लिए ही लोगों को उलझाए रखते हो, ऐसी सोच रखने वाले नेताओं से, चाहे वो आपके कांग्रेसी हो, चाहे आप बीजेपी हो, चाहे सपा हो, एनी हाउ कोई भी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, मैं सारे लोगों को कह रहा हूं, ऐसी सोच रखने वाला नेता कभी भी देश को चीन के टक्कर में ला के नहीं खड़ा कर सकता। जो तुम आज कर रहे हो ये बहुत गलत है।
सच बात तो ये है कि मैं ये कहूंगा, युद्ध के फेवर में ना होते हुए भी मैं ये कहूंगा, झूठ बोलने के बजाय यदि तुम कमजोर भी हो, थोड़ी सी कमी भी है, तो भी थोड़ा भिड़ जाते, 10, 20, 50 हजार, 1 लाख सैनिक मर जाने देते। इससे कम से कम भारत की सोई हुई आत्मा को जन्मने का मौका मिलता। और अगर आप सोचो कि 1 लाख सैनिक में मरवाने में या इस तरीके का युद्ध करने में वो है, मैं आपको पर्सनली रूप से कह रहा हूं, मैं तैयार हूं युद्ध लड़ने के लिए। उन 1 लाख लोगों में मेरा नाम भी लिख लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मेरी मौत से थोड़े लोगों की आत्मा में बल जगता हो तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन इस तरीके का जीवन जीने का नहीं जो कि क्वारंटीन और पता नहीं क्या क्या चीजों में उलझ के जीता हो। और मोदी जी, एक बात मुझे आपसे और पूछनी है, आपके इतने शहीद जो मरे और हर शहीद में शहीदों का जो निकाली गई उनकी शव यात्रा, उसमें जो लाखों लोग इकट्ठे हुए, उसमें एक भी इस तरीके का लोग नहीं थे जो कि पालन कर रहे हो। इवन की जो सैनिक उसमें थे वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। और वहां आपके डीएम एसपी सब थे। क्या किसी डीएम एसपी के ऊपर आपने कोई केस किया? लेकिन आप तो नौटंकीबाज बहुत बड़े हैं खुद ही। जब आप कोरोना पे बोलने आते हैं तो मुंह पे आप ऐसे करके कपड़ा रख के आते हैं, फिर वो खसक जाता है, फिर वो आप ऊपर नहीं करते। क्यों? कोरोना पे बोलने आए। देशभक्ति पे बोलने आते हैं तो आपके पीछे 3 झंडे जो हैं लहरा रहे होते हैं। जब आप गरीब मजदूरों के ऊपर बोलने आते हैं तो आप अंगूठा डाल के आ जाते हैं। अरे नौटंकीबाज, कभी तुम हिप्पियों पे बोलने आओ तो नंगे आओगे क्या? मुझे तुम्हारे संबंध में इतनी शर्म आती है बोलते हुए, कभी कभी तो मैं खुद लज्जित महसूस करता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं किस आदमी के प्रति बोल रहा हूं। इतने सारे आपके पास समझ है, आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, आप इतना अच्छा आपने बेस सेंटर बना रखा है, मीडिया में इतना अच्छा प्रचार कर रखा है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हारे पास कोई कमी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे पास इतनी समझ नहीं है कि कैसे लोगों को सही रास्ते पे ले जाया जा सके। और मैं आपसे कहता हूं, आज आपसे कहता हूं, जिम्मेदार भविष्य में इस देश की बर्बादी के लिए आप नहीं हो। जिम्मेदार हैं इस देश की बर्बादी के लिए वो लोग जो आपको भगवान बना के बैठे। वो लोग इस देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार, असली गुनहगार हैं, आप नहीं हो। तो मुझे जो कहना था मैंने कहा। इसमें मेरे सिर्फ उद्गार ही थे, लेकिन उद्गार में भी कुछ सवाल थे। अगर उन सवालों का उत्तर आप दे सकें, जनता को दे सकें, मुझे दे सकें, किसी को दे सकें, थोड़ा अच्छा होगा। बाकी ना मुझे आपसे कोई उम्मीद है, ना मैंने पहले कभी आपसे कोई उम्मीद बांधी। हाँ, आपको ही कुछ कहने की कोशिश की कई बार कि कुछ सोच लो, समझ लो, सुधार लो। मुझे तो तुमसे कोई उम्मीद है नहीं। हाँ, इतनी जरूर उम्मीद है कि भविष्य में तुम मेरे लिए भी अड़चने पैदा करोगे, इतनी जरूर उम्मीद है, और उसके लिए मैं तैयार बैठा हूं।